गाइस, स्वागत है आप सभी का। गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज का जो वीडियो है बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ये वीडियो बीएड की जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। खासकर उनके लिए जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एग्जामिनेशन में, यहाँ पर पूरा का पूरा जो बायोलॉजी का खात्मा हम कर देंगे इसमें बता के। केवल एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग वो सब यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ी वीडियो जाने वाली है, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाए और इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिएगा। यहाँ से हम वायरस से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत हम वायरस से करेंगे, यानी विषाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मैथ ग्रुप के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी देखेंगे, साइंस यानी जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं वो भी देखेंगे। तो इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म में यहाँ पर अच्छे से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा बायोलॉजी का यहाँ पर खात्मा करने वाला हूँ कुल मिला करके। तो सबसे पहले हम वायरस से हम स्टार्ट करेंगे। वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर एड्स दिया है। एड्स कौन से वायरस द्वारा होता है? तो ये HIV वायरस द्वारा होता है। ठीक है, HIV वायरस द्वारा होता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा डेंगू। डेंगू जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? अरबो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? अरबो वायरस द्वारा होता है। तीसरा हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो रोग है वो कौन से वायरस द्वारा होता है? तो पोलियो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, बस आपको यही इतना याद रखना है कि रोग कौन सा है और कि कौन से वायरस द्वारा होता है। इतना ही इम्पोर्टेंट आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेचक। चेचक वेरियोला वायरस द्वारा होता है। वेरियोला वायरस द्वारा। रेबीज रैबिडो वायरस द्वारा होता है। ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है एलिसा। एलिसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म। ठीक है, HIV के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। जो एलिसा टेस्ट होता है HIV वायरस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है या किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। आगे हम बात करते हैं फंजाई पर। वायरस के बाद फंजाई पर हम बात करते हैं। फंजाई से होने वाले कुछ रोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अस्थमा। अस्थमा यानी दमा जिसको बोलते हैं। अस्थमा से प्रभावित अंग का नाम है फेफड़ा। अस्थमा से जो अंग प्रभावित होता है उस अंग का क्या नाम है? फेफड़ा। ठीक, खाज। खाज यहाँ पर दिया है। तो जो खाज होता है एस्केबीज नामक कवक द्वारा होता है। किस कवक द्वारा होता है? एस्केबीज नामक द्वारा। ठीक है, तीसरा गंजापन। गंजापन किसके द्वारा होता है? कौन से कवक द्वारा? लिखा हुआ है केपाइटिस नामक कवक द्वारा होता है गंजापन। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा रिंगवार्म यानी दाद जिसको बोलते हैं। दाद कौन से फंजाई द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटॉन कवक द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया फंजाई द्वारा इम्पोर्टेंट होने वाले डिजीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर मनुष्य में होने वाला आनुवांशिक रोग, यानी आनुवांशिक द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं मनुष्य में, उन रोगों के नाम। तो इसको बड़ा केयरफुली देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे कन्फर्म है आना। ठीक, पहला दिया गया है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? लाल और हरे रंग की पहचान न कर पाना, जो कि आनुवांशिक रोग होता है। तो रोग का नाम है वर्णांधता। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति, जिसको ये हो जाता है। अगला हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यानी जैसे आपके हाथ पैर में कहीं भी चोट लग गई है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसको हीमोफीलिया बोलते हैं और ये आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 45 होती है, 45। अब इसमें लिखा हुआ है यह रोग स्त्रियों में होता है, ज़्यादातर ये स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों की जो प्रॉब्लम होती है इसमें, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, 46 से 1 घट जाता है। इसमें शरीर अल्प विकसित, अब उसकी कुछ लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें शरीर अल्प विकसित
कद छोटा तथा वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है जिससे वे बांझ होती हैं, यानी स्टेराइल बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम की वजह से। अगला क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग ज़्यादातर पुरुषों में दिखाई देता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 47 हो जाती है, यानी 47 हो जाती है। ठीक है, यह क्लीन फिल्टर। अगला डाउन सिंड्रोम। ये सभी आनुवंशिक रोग हैं जो मनुष्यों में होते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र पर होता है। कौन से गुणसूत्र पर? 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पर ये रोग होता है, डाउन सिंड्रोम, जो कि आनुवंशिक होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। ये कुछ लक्षण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये भी इनमें यानी कि जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ये कुछ लक्षण हैं डाउन सिंड्रोम के। अगला कैंसर की बात करते हैं। तो कैंसर जो होता है गाइज, वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमास पहला हो जाएगा, कार्सिनोमास। इसमें देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। उपकला ऊतकों के द्वारा उत्पत्ति कौन से कैंसर की होती है? कार्सिनोमास कैंसर की होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सार्कोमास दूसरा कैंसर हो जाएगा, सार्कोमास टाइप का। यह कैंसर संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संयोजी ऊतकों द्वारा किस टाइप का कैंसर मनुष्य में होता है? तो सार्कोमास, ध्यान दीजिएगा। अस्थियों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। जनरली इन पेशियों में हो जाता है। तीसरा ल्यूकीमियास। यह ल्यूकीमियास में असामान्य बुद्धि के कारण होता है। असामान्य बुद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा कैंसर होता है? ल्यूकीमियास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर और लास्ट है लिम्फोमास। लिम्फोमास नामक जो कैंसर है, यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। लसिका की गांठों में और प्लीहा में पाया जाता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसमियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। ये इसके लक्षण हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट देखिए। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। इंपॉर्टेंट रोग है, बहुत पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है इटाई रोग। ठीक है, तो कैडमियम की कमी से होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला टॉपिक आ जाता है पोषण। अब हम पोषण पे आते हैं। पोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। तो दूध को इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से किसको संतुलित आहार नहीं माना जा सकता, या पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा करेक्ट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। विटामिन सी एब्सेंट होता है, इसीलिए। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता मिल्क में, सो इसको संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं रखा जाता। सामान्य युवा को, अब एक सामान्य युवा है तो उसको 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यानी इतना ऊर्जा मिल सके ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है एक युवा को। ठीक है, नेक्स्ट, भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य पोषक तत्व चाहिए होते हैं एक युवा को। ठीक है, एक वयस्क को। समझ रहे हैं? अब चलिए एक यहाँ पर अंक तालिका हम आपको दिखा रहे हैं। ये तालिका आपके सामने रखी हुई है कि जिसमें आपको कितना भोजन किस व्यक्ति को खाना चाहिए, कैसे। तो सामान्य का दिया है और मध्यम का दिया है, कठोर का दिया है। ठीक है, वयस्क पुरुष की बात कर रहा है। वयस्क महिला की तालिका यहाँ पर दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सामान्य महिला, मध्यम महिला, कठोर महिला, यानी कठोर वर्क करने वाले, इसकी बात की जा रही है। बच्चे 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ तालिका है। 4 से 6 वर्ष के लिए ये तालिका है। बालक के लिए 10 से 18 वर्ष के लिए जो हैं उनके लिए ये तालिका है, और बालिका के लिए ये तालिका दी गई है। अब उनको कौन सा भोजन कितनी मात्रा में लेना है दिन भर में 24 घंटे में, वो यहाँ पर तालिका बना दी गई। ठीक, पहले दिया है अन्न यानी गेहूँ चावल में
सामान्य वयस्क पुरुष को 400 से 400 सामान्य को चाहिए। मध्यम जो होंगे, मध्यम वर्ग जो करेंगे उनको 520 ग्राम, और जो कठोर वर्ग करते हैं उनको 670 ग्राम चाहिए होता है। वहीं महिला को 410, मध्यम वाले को 440, कठोर वाले को 575। वहीं बालक में 1 से 3 वर्ष वाले जो बच्चे होंगे उनको 175 ग्राम, ठीक है। और जो 4 से 6 वर्ष के होंगे उनको 270 ग्राम। गेहूं चावल की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर जो तालिका है, इस तालिका को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तालिका आ सकती है, इसमें से मतलब किसी भी तालिका से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए केयरफुली इसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एकदम सोपड़ा साफ कर देंगे, एकदम कंप्लीट, ये समझ लीजिए। विटामिन, अब रही बात विटामिन की, तो विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने 1911 में किया था। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1911 में फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज किया था, ठीक। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होते हैं। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जल में वसा में घुलनशील होते हैं। इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा इस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्बिक एसिड इसका केमिकल नाम है, यानी रासायनिक नाम विटामिन सी का क्या है? स्कर्बिक एसिड। डी से रिकेट्स रोग होता है, और कैल्सिफेरॉल इसका केमिकल नाम है। ई से जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती हैं विटामिन ई से, ठीक है, ये रोग होता है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इस तरीके से विटामिन फिनिश हो गया। अब मानव शरीर के तंत्र की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मानव शरीर के तंत्र। तो पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं भाई? मानव शरीर में टोटल 8 तंत्र होते हैं। चलिए एक एक तंत्र आप याद कर लीजिए। पहला तंत्र है पाचन तंत्र, दूसरा है परिसंचरण तंत्र, तीसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र, चौथा है उत्सर्जन तंत्र, पांचवा है तंत्रिका तंत्र, छठवां है कंकाल तंत्र, सातवां है अंतःस्रावी तंत्र, और आठवां है श्वसन तंत्र। इस तरीके से 8 तंत्र कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पाचन तंत्र की। पहले तंत्र की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र पार्ट नंबर 1, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है इसको देख लो भाई। पहले नंबर पे आ जाता है माउथ। पाचन की जो क्रिया है दोस्तों वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी मुख से ही शुरुआत हो जाती है, जिसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। अब मुख में लार निकलता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें लार ग्रंथियों में एंजाइम पाए जाते हैं। 2 प्रकार के मेन एंजाइम होते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है टाइलिन, दूसरा हो जाता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और लाइसोजाइम जो होता है आए हुए भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम ये करता है। तो ये इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया को डिट करना, और टाइलिन का काम होता है मंड को माल्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक। तो इस तरीके से मुख में पाचन हो जाता है। अगला आ जाइए स्टमक, यानी पेट की बात करते हैं। स्टमक अगला भाग हो जाएगा, यानी आमाशय। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक, ठीक है। भोजन के आमाशय में पचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है, ठीक। जठर रस का जो इसमें क्या बोलते हैं नेचर होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। अब आगे रस में एंजाइम होते हैं। इस जठर रस में एंजाइम होता है पेप्सिन एवं रेनिन। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पेप्सिन प्रोटीन को खंडित, यानी जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। और रेनिन जो होता है दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन, यानी केसिनोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है।
अब इस तरीके से जो एंजाइम हैं वो आमाशय में जो पाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर बता दिया है। अगला हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसको हमने पहले ही बता दिया। अब लार में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए रख दिया है, 99% जल पाया जाता है लार में और 1% एंजाइम केवल पाए जाते हैं, वो भी टाइलिन और लाइसोजाइम। अगला पार्ट हो जाएगा सी नंबर पे पक्वाशय, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत यानी लीवर से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अब जो भोजन स्टमक में एसिडिक फॉर्म में था उसको अब क्षारीय में कन्वर्ट करने का काम वाइल जूस का होता है, यानी पित्त रस का होता है, जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है और लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक, यह अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर के भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? वाइल जूस में ट्रिप्सिन जो अग्नाशय से निकलता है, एमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज जो होता है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। छोटी आंत। अब छोटी आंत में पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यह भोजन के पाचन की क्रिया, यहाँ पर भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है, पूर्णतः कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पचता है अगर क्वेश्चन पूछे तो छोटी आंत में पचता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, पाचन कार्य में भाग लेने वाले अंग और ग्लैंड्स। इसके अंतर्गत पहली ग्लैंड्स हो जाती यकृत यानी लीवर, प्रमुख अंग होता है। ठीक, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। ठीक है, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है, लगभग 1.5 किलो से 2 किलो होता है। ठीक है, यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी को कौन नष्ट करता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को कौन नष्ट करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको नष्ट करने वाला होता है लीवर। आगे, यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। इसके कार्य हैं यकृत के, ठीक है, यानी लीवर के। आगे है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी कि किसी को अगर भोजन में जहर देकर के मार दिया गया है तो यकृत के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है, बहुत इजीली, आसानी से। ठीक है, पित्ताशय। अब बात करेंगे पित्ताशय की। पित्ताशय पित्त यानी बाइल जूस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्ताशय की बात करेंगे आप। पित्त यानी बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। अब भाई यही पूछेगा कि बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, यानी पित्त रस का कितना पीएच मान होता है? 7.7 क्षारीय होता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। तो लोग गलती क्या करते हैं, जब पूछता है कि क्वेश्चन कि पित्त रस कहाँ से निकलता है तो पित्ताशय से लोग लगा देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना कीजिएगा। पित्ताशय में इकट्ठा होता है, निकलता कहाँ से है? लीवर से, यानी यकृत से। आगे, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। ठीक है, नेक्स्ट, अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है? पैंक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्न्याशय, जो कि इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों में भाग लेती है, यानी दोनों तरीके से भाग लेती है। अंतःस्रावी तंत्र,
अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अब देखिए, चलिए पहले देख लीजिए, इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल की मात्रा होती है, पीएच मान जिसका होता है 7.5 से 8.3। इसमें तीनों प्रकार के पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीनों प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं यानी निकलते हैं अग्न्याशय से, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको? जो अग्न्याशय रस निकलता है अग्न्याशय से उसको। ठीक है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है कि जो एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अब इसी की हम बात करते हैं कि अगर पैंक्रियाज की बात कर रहा है तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से एंजाइम हैं और क्या हैं, या हार्मोन्स कौन से निकलते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये अग्न्याशय का ही एक भाग होता है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था, इसलिए इसका नाम लैंगरहैंस रख दिया गया। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, यानी लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उसमें बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स निकलता है। तो दो प्रकार के हार्मोन्स लैंगरहैंस निकलता है, और लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंसुलिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से। ठीक, आगे बात करते हैं। ग्लूकेगान एवं जो गामा कोशिका होती है यानी गामा सेल्स से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन्स गामा सेल से निकलता है, यानी गामा कोशिका से निकलता है। अब थोड़ा सा यहाँ से इंसुलिन की बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी खोज व्हाइटिन एवं बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया? व्हाइटिन एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। नोट कर लो, फटाफट नोट करो इसको हेडलाइन बना के। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावर से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम निकलती है, ठीक है, तो उसे डायबिटीज का रोग कहा जाता है या मधुमेह कहा जाता है, यानी इंसुलिन की कमी हो गई है। तो फिर इंसुलिन का हार्मोन जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। ठीक है, जिसको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट इंसुलिन के बारे में। अगला है परिसंचरण तंत्र दूसरा। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। पहला है हृदय, दूसरा धमनियाँ, तीसरा शिराएँ और चौथे नंबर पे है रुधिर। ये 4 भाग होते हैं रुधिर परिसंचरण के तंत्र के। ठीक है, और उसके बाद हार्ट के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तंत्र हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न है। पहला हो जाएगा वृक्क, दूसरा हो जाएगा त्वचा, तीसरा हो जाएगा यकृत और चौथा हो जाएगा फेफड़ा। ये उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने उत्सर्जी अंग होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान देना, रट लो इसको। 4 होते हैं, चारों के नाम। पहला वृक्क किडनी, दूसरा त्वचा स्किन, तीसरा यकृत लिवर, चौथा फेफड़ा यानी लंग्स। अब यकृत की बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो फटाफट जल्दी से यकृत के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, किडनी की बात कर रहा है। प्रत्येक वृक्क लगभग कितने का बना होता है? देख लो, 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है। 1,30,00,000
ब्रिक नलिकाओं से मिल करके बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कंकाल तंत्र की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र, 5वां तंत्र है ये। ठीक है, 8 तंत्र की स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अब इसमें केवल आपको हड्डियों की संख्या ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं आता इसमें, तो ज़्यादा डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या देखना है, हड्डियों की संख्या काउंट करनी है बस। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, वक्ष में हड्डियों की संख्या 12 कशेरुक होते हैं। ठीक है, कट में 5 कशेरुक होते हैं, त्रिक में 5 कशेरुक होते हैं यानी 5 हड्डियाँ, पुच्छ में 4 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बस यही देखते जाओ। कान में हड्डियों की संख्या, पहले मैलियस, इसके भी पार्ट होते हैं इसलिए इसके अलग अलग कर दिया कि मैलियस में 2, इनकस में 2, स्टेप्स में 2, टोटल 6 हो गए। ऊपरी बाहु में ह्यूमरस 2, अग्रबाहु में रेडियो अल्नर 2, कलाई में कार्पल्स 16, हथेली में 10, उंगलियों में फाइलेंजेज 28, जांग में फीमर यानी 2, जांग की हड्डी का नाम फीमर है। पिडली, ठीक है, पिडली, टीबियो इसका नाम है, 4 होती हैं। ठीक है, फिबुला मिला करके फिबुला मिला क्या बोलेंगे, 4 हड्डियाँ। घुटना पटेला 2, टखना टार्सल 14, तलवा मेटाटार्सल 10। ये हड्डियों की संख्या है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फटाफट रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29। कपाल की हड्डियों की संख्या 8। फेशियल में 14। कर्ण में 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 33 प्रारंभ में। ठीक है, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26, संख्या विकसित होने पर 26 होती हैं और स्टार्टिंग में 33 होती है, ध्यान दीजिएगा। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। समझ गए? अब इस तरीके से हड्डियों की संख्या हमने बता दी, यानी कंकाल तंत्र खत्म। अगला तंत्र है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। धागे के समान होती हैं कोशिकाएं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, ये 3 प्रकार के। अगला सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बटा होता है। मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसका वजन 1400 ग्राम होता है। थैलेमस के कार्य, अब ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके अंतर्गत आते हैं। थैलेमस के कार्य हैं, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। सेरिब्रल के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। हाइपोथैलेमस के कार्य, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। अब इसके अंतर्गत एक नोट है, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। नोट है, इसको नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम 2 भाग में बटा होता है। अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। बहिस्रावी देख लीजिए, यह नलिका युक्त होती है। इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। अगला अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। यह नलिका विहीन, नलिका युक्त बहिस्रावी, नलिका विहीन अंतःस्रावी, नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन्स का स्राव होता है।
यह हार्मोन्स रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अबटुक ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ यानी कि पग अबटुक ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ, ये 3 होते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा जा सकता है। पीयूष ग्रंथ यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कपाल की स्फेनाइड्स हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। समझ गए? इसको सेल टार्सिका कहते हैं, इसको सेल टार्सिका भी कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। अबटुक ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ क्या है? यह मनुष्य के गले में यानी गले में पाई जाती है। श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर लैक्स के नीचे स्थिर रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन्स थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। एवं ट्राइडोथायरोनिन, इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथि, ये निकलने वाले हार्मोन्स को लड़ने एवं उड़झे, ठीक है, राइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। जनन ग्रंथि, गोनेट्स, अंडाशय, यानी इसके 2 भाग होते हैं जनन ग्रंथियाँ, एक होता है अंडाशय और दूसरा होता है वृषण। अंडाशय जो होता है फीमेल में पाया जाता है यानी महिलाओं में, और वृषण जो होता है यानी कि टेस्टिस, वो मेल में पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत अंडाशय, इसमें से निकलने वाले हार्मोन्स, अंडाशय से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। और वृषण से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स है, तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र, अगला हो जाएगा श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है मनुष्य में। ठीक है, लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी एक जोड़ा होता है। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। नासा मार्ग, अब कौन कौन से अंग होते हैं जो भाग होते हैं? नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स या स्वरयंत्र, ट्रेकिया, ब्रोकाई, जैस ब्रोकियोल्स तथा फेफड़े आदि, ये सब भाग लेते हैं श्वसन तंत्र में। आगे, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 = 38 ATP अणु प्राप्त होता है। एक ग्लूकोज अणु टूटेगा तो लगभग 38 ATP ऊर्जा बनती है। अब यहीं से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सेल साइटोलॉजी, जिसमें पहला हो जाएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने किया था। 1839 ईस्वी में इसका नामकरण किया था इन्होंने। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। पहला ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और चौथा हो जाएगा नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। अब समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट समझ लो, इतना ही अगर पढ़ लिए तो बायोलॉजी तो खत्म हो गई आपकी, टेंशन खत्म। अगर 8-10 क्वेश्चन नहीं फंस गया तो आप कहिएगा हमसे। ठीक है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। ठीक, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगला, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका होते हैं। तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा।
अब बात करते हैं आनुवंशिकता। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसी कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। यहाँ से जेनेटिक्स की शुरुआत हो जाती है और इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक है, 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ये बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो सूचनाएं हैं वो जाती हैं कैसे। समझ रहे हैं?